हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। यूनिट 1 का ये लास्ट टॉपिक है आपके पेपर का। अब आप कहेंगे सर कौन से पेपर का, तो बेटा ये पीरियड कौन सा चल रहा है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो उसमें जो है जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, इसके ऊपर बात होगी। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एडवांस पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये एडवांस पेमेंट की टर्मोलॉजी स्पेसिफिक वे से तो डिफाइन नहीं है, मगर समझिए इसको कि क्या हो सकता है इसमें। जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट अप्लाइज when an individual makes a payment ahead for the said goods and services and before receiving the receipts of the goods and services. The individual usually make an advance payment when the supplier requires an advance payment as a safeguard against non-payment to cover the cost for supplying product or rendering of service. Usually, GST is imposed on a supplier at the time of receipt of payment with the respect of the supply of goods and services. However, in some transactions, an advance is first paid by the recipient of the goods or service to the supplier. तो अब यहाँ पर मैंने इंडिया फिलिंग से एडवांस पेमेंट के ऊपर ये टर्म लिया है, और इसको समझिए कि किस तरीके से वर्क है। जैसा कि आपको बिजनेस के लिए पता है कि हमारे पास जो होती है बेटा, टू पार्टीज होती हैं। एक पार्टी हमारे पास ले लेते हैं इस तरफ, और एक पार्टी हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक पार्टी तो हमारे लिए परचेजर है, और सेकंड पार्टी जो है वो सेलर ले लेते हैं। अब सपोज करिए कि परचेजर जो है वो गुड्स को परचेज करता है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक। और इस मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत पड़ेगी इसके चीज़ की, सर आप कहेंगे रॉ मटेरियल की। जी बिल्कुल ठीक। तो इसको इससे चाहिए होता है क्या, रॉ मटेरियल। अब तभी उसी के बेस पर ही तो आगे बिजनेस रन करेगा, प्रोड्यूस करेगा। रॉ मटेरियल के लिए इसने इसको एडवांस पे कर दिया। अब ये एडवांसेस तो पेड हो गए, बाकी तो पेमेंट तब होगा कि जैसे पेमेंट आ जाए, और आपको पता है कि इसमें क्रेडिट भी अलाउड होता है। अब अगर हम परचेजर की नज़र से देखते हैं कि उसने जो एडवांस पे कर दिया है, ये सारा का सारा पैसा उसने पे करा सेलर को, तो एडवांस पेमेंट को आप समझिए कि कभी फुल पेमेंट तो होता नहीं। सपोज करिए कि आप अगर गुड्स 10,000 रुपीज़ के परचेज करना चाहते हैं, तो उसका एक पार्ट ही तो एडवांस में जाएगा। कभी कभी फुल पेमेंट भी चला जाता है, मगर अगर हम पार्ट पेमेंट की बात करते हैं, सपोज करिए कि इसने जो है 50% का एडवांस कर दिया, मतलब 5,000 रुपये का इसने एडवांस कर दिया। अब ये 5,000 रुपीज़ के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट टैक्स के हिसाब से कैसे करेंगे, और परचेजर कैसे इसको शो करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमारी बात होने जा रही है, ठीक। तो हमारा पूरा क्लास जो है वो इस तरीके के पेमेंट के ऊपर डिपेंड है। वजह क्या है कि अगर कैंसिलेशन हो गया तब हम क्या करेंगे, रिसीट किस तरीके से इशू करी जाएगी, इनवॉइस का क्या पार्ट होगा, टाइम ऑफ सेल कैसे लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें एडवांस के अंदर कवर अप होती हैं। तो आइए देखते हैं कि रिसीप्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको समझिए। मैंने बोला अभी टाइम ऑफ सप्लाई, तो देखिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको पता है कि गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग रहता है, सर्विस के लिए अलग रहता है, और उसी डेट से हम टैक्स को जनरेट करते हैं। इन जनरल टाइम ऑफ सप्लाई रिफर टू द पीरियड इन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब ये सेलर की बात हो रही है कि सेल करने के बाद में जब डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात हो गई, तो मे बी बिफोर द इशुएंस ऑफ जीएसटी इनवॉइस। Then, in some cases, a supplier would receive an advance payment from supplying the goods in future. अभी जैसे इस केस की हम बात कर रहे थे, उसी सिलसिले में हम लोगों ने सपोज करिए 5,000 रुपये एडवांस दे दिए थे।
तो इस केस में उसने एडवांस रिसीव कर लिया। अंडर दिस काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस जीएसटी हैज टू बी पेड at the time of receipt of advance payment irrespective of the fact whether the supply is made or not। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर थोड़ा सा और अगर बता देते इसको तो कैसे करते। तो बेटा देखिए क्या है कि इतना तो आप समझ ही गए हैं कि जब तक का हम टाइम ऑफ सप्लाई को क्लियर नहीं करते तब तक का हम लोग टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ सर ये हमको समझ में आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई की बात होगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है अगर हम नॉर्मल बिजनेस में देखें तो क्या होता है। तो नॉर्मल बिजनेस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई में आप गुड्स डिलीवर कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन द डेट ऑफ पेमेंट। तो अब जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है। द टाइम ऑफ सप्लाई रिफर टू द पीरियड इन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इस जगह पर क्या टर्म यूज हुआ कि इसने कैश रिसीव कर लिया, पेमेंट उसका रिसीव कर लिया। तो जिस डेट को उसने रिसीव किया उस डेट से इसके ऊपर मान लिया जाता है और रिसिप्ट का टैक्स दे दिया जाता है। उसी रिसीट के हिसाब से टैक्स लग जाता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब आप कहेंगे सर इसने रिसीव तो कर लिया, मानिए कि ये रिसीव जो है उसने कैश 1 जनवरी को किया और गुड्स जो उसने डिलीवर किए वो 1 फेब को डिलीवर किए। तो बेटा गुड्स तो फेब को आप बता है, तो सर टैक्स कब लगेगा। तो बेटा टैक्स जो है वो तो इसी दिन लग जाएगा जिस दिन इसने टैक्स रिसीव कर लिया। ये है इनकम रिसीव कर लिया, उस डेट से टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यहाँ टैक्स लगेगी। नॉर्मल बिजनेस में हो गया। गुड्स भले ही उसने कब दिए हो इससे कोई मतलब नहीं होता। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि अगर सर एडवांसेस हो गए तो एडवांसेस में तो अभी ये क्लियर नहीं है कि गुड्स डिलीवर हो रहा है या आगे की बुकिंग है। तो अगर इस एडवांस के लिए आप बुकिंग को भी देखते हैं कि ये बुकिंग हो रही है तो इस सूरत में हम क्या करेंगे। तो बेटा इस कंडीशन में भी आपने जैसे ही कैश रिसीव किया उसी डेट को, कैश की डेट को, जो एडवांस की डेट है हम उसी को ही ले लेंगे। इसी बात को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ इसके लिए। जीएसटी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। बस आपको एडवांस मिला और उसी दिन ही आप जीएसटी पे करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सप्लाई और मेड, चाहे इन फ्यूचर में सप्लाई हो और चाहे इसके ऊपर फ्यूचर में सप्लाई नहीं हो। आप कहेंगे अगर सर सप्लाई नहीं हुई तो बेटा वापस ले लीजिएगा टैक्स। अच्छा अब एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव देखिए। जिस तरीके से टैक्स चार्ज होता है वैसे ही कुछ एग्जम्पशन भी एक्ट के थ्रू दिए गए हैं। As per the GST notification 15 December 2017, supplier of goods who have not opt composition scheme, तो यहाँ उसकी बात हो रही है इसके पास कंपोजिशन स्कीम नहीं है, आर exempted from payment of GST on receipt of advance payment. However, the supplier of services should pay GST at the time of receipt of advance payment। क्या कह रहा है ये, इसको भी समझ लीजिए किसको एग्जम्पशन दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने स्टोरी बताई उसी से रिगार्डिंग हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है गुड्स और एक हम समझते हैं सर्विस। कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट की बात हो रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गुड्स के केस में 2 तरीके से देखा जाता है। एक कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम में, सीएस रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम में, तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है तो क्या होगा, और जब वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ रहा है मतलब नॉर्मल टैक्स उसके ऊपर लग रहा है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपोजिशन स्कीम पे नहीं आ रहा है तो बेटा ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब उस समय इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा जब इसने एडवांस लिया है, और कंपोजिशन स्कीम का है तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज के लिए हम क्या टाइम लेंगे।
तो सर्विसेज के लिए देखिए साफ लिखा हुआ है पे एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो ये नॉर्मल, जैसे ही इन्होंने एडवांस की रिसिप्ट ली, जैसे ही एडवांस की रिसिप्ट को इन्होंने लिया, उसी समय ही सर्विसेज के ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर्विसेज को लेके कंपोजिशन स्कीम वाली कोई बात ही नहीं है। कंपोजिशन स्कीम जो है वो सिर्फ गुड्स के लिए है, और एग्जाम्पशन उन्हीं को लेंगे जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले रखा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है ये भी समझिए आगे कि कितनी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी रिसीट वाउचर की हम बात करेंगे। In case of regular payment, a GST tax invoice is issued. However, in case of advance payment, the supplier can issue receipt voucher. तो ये दो डिफरेंस है। जो रिसीट वाउचर है ये तो एडवांस से रिगार्डिंग में है, और अगर नॉर्मल बिजनेस है तो उसके लिए आप टैक्स इनवाइस इशू करते हो। तो हमें जो टर्म समझना है वो रिसीट वाउचर का समझना है। जब बल्कि टैक्स इनवाइस तो नॉर्मल बिजनेस मतलब जैसे सीधे गुड्स परचेज किया और आप को उसके ऊपर जो बिल मिल रहा है वो रहता है, और एडवांस के लिए स्पेशल टर्म है रिसीट वाउचर। तो ये वाउचर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी खुद समझ के देखिए कि अगर किसी कोई वाउचर इशू होगा, नाम भले ही उसका अलग है रिसीट वाउचर, मगर एक्टिविटीज तो उसमें होंगी ना। पार्टी नेम होगा, कौन है, एड्रेस होगा, अमाउंट होगा। तो सेम थिंग यहाँ पर देखिए, नेम एड्रेस, नेम होना ही होना है, एड्रेस जाना है, किस डेट को आपने वाउचर इशू किया है, उसकी बात, कितना अमाउंट आपने एडवांस में रिसीव किया है, किस गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में किया है, जिसको देना चाह रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताएंगे, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स लग रहा है वो हमको बताना है, अगर रेट ऑफ टैक्स है तो कितना टैक्स लग के अमाउंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, देन प्लेस ऑफ सप्लाई along with the name of state and its code। क्योंकि जो सप्लाई है, ऑर्डर तो आपको मिल गया, जरूरी थोड़ी प्लेस वही हो, प्लेस आपकी अदर स्टेट भी हो सकती है, तो वो अदर स्टेट को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एक जो बिल होगा उसका एक इस तरीके से फॉर्मेट होगा रिसीट वाउचर का, और इस रिसीट वाउचर के अंदर ये सब चीजें पॉइंट वाइज गिवन है जिनको कि आप लोगों को स्टोर करना होता है। अनदर थिंग क्या है, a consecutive serial number not exceeding 16 characteristics। कॉन्सिक्यूटिंग सीरियल नंबर का मतलब है कि बिल अगर एक हो रहा है तो अगर पहला बिल हो गया, इसके नीचे बेटा जब दूसरा बिल लगा हुआ है तो उसका भी नंबर होगा, फिर उसके बाद इसके बाद एक और बिल लगा हुआ है लगातार तो तीसरा नंबर होगा। तो अ कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 करेक्टर इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक एक हो गया, स्पेशल करेक्टर दूसरा, और फिर कॉम्बिनेशन यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। इतनी बार आप लोगों ने इंटरनेट पे चीज़ें यूज़ करी हैं, कोडिंग करी है, पासवर्ड बनाया है, तो आप जानते ही हैं कि अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स क्या होते हैं और स्पेशल करेक्टर क्या होते हैं। चाहे आप स्पेशल करेक्टर पे काम करें, चाहे उनको अल्फा न्यूमेरिक के लिए काम करें, दोनों चीज़ों को ऐड करके अपना आप सीरियल बना सकते हैं। मोस्टली सिंपल सीरियल ही लोग बनाना पसंद करते हैं। देन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर और यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट। तो अब इस जगह पर दो पार्टियां थी, एक हमारा सप्लायर था, सप्लायर जो कि रजिस्टर्ड है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पास एक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, तो वो अपना टिन नंबर देगा जिसको हम टिन नंबर बोलते हैं। सेल करने वाला टिन नंबर देता है, और जो परचेज कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो क्या देगा, यूआईएन नंबर देगा। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ इस बारे में कि हमारे पास दो नंबर चलते हैं जीएसटी का, एक टिन नंबर हो गया और एक हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर हो गया। यूनिक आइडेंटिटी नंबर किसके लिए होगा, जो रिसिपिएंट होगा मतलब परचेज कर रहा है, और टिन जो बच्चा सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, उसके लिए इन दोनों को हम लिखेंगे। इसमें लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है क्या सर? हाँ, तभी तो रिकॉर्ड कंप्लीट होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब सर इसका है
तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए कि रिवर्स चार्ज समझना जरूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रिवर्स चार्ज समझा था कि रिटर्न मनी मिलती है और किस तरीके से अगर परचेज किया है और हम उसको कैसे आगे यूज करते हैं, उन सब के बारे में रिसर्च चार्ज था। तो उसके लिए सप्लायर की तरफ से वेरीफाई भी होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसके ऊपर साइन कर दे। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई किस चीज की सर, ये हो गई रिसिप्ट वाउचर की। ये इस बात का सबूत हो गया कि आपने एडवांस जो है वो ले लिया। अभी गुड्स नहीं डिलीवर हुए, ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ आपने एडवांस लिया है। अच्छा, अब इसके आगे क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आगे की कंडीशन देखें। रिफंड सबके मन में तुरंत आता है कि अगर वाउचर है, पेमेंट हो गया तब तो ठीक है, गुड्स डिलीवर हो गए तो ठीक है। और अगर गुड्स डिलीवर नहीं होते हैं तो ऐसी सूरत में क्या सिस्टम रहेगा। देन गुड्स अगर डिलीवर नहीं होते, देखो ये इसी बारे में बात हो रही है। इफ नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। तो पॉइंट समझिए, आपने एडवांस पैसा ले लिया, ठीक, यहाँ के बाद में टैक्स भी आपने दे दिया, ठीक, उसके बाद में आपने सेल करी ही नहीं, मतलब नो सप्लाई। जब सप्लाई हुई नहीं तो फिर टैक्स इनवाइस भी नहीं बना। तो ये तो पहले नंबर पे हो गया, मगर टैक्स इनवाइस की बात नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई। कहने का मतलब है कि गुड्स डिलीवर ही नहीं किए गए। तो क्या होगा, देन a refund voucher can be issued to the person who paid advance। जिस बंदे का आपने एडवांस लिया था उसको गुड्स डिलीवर नहीं किए डेट पर, तो आपको उस बंदे को पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब जो परचेजर था, जिसने जिससे आपने एडवांस लिया था, उसको आप पैसे वापस करोगे। पैसे वापस करोगे तो रिकॉर्ड में लाओगे, तो जैसे ही रिकॉर्ड में लाओगे तो उस समय उस वाउचर का नाम क्या हो जाएगा, रिफंड वाउचर। द रिफंड वाउचर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सर क्या फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर कंटेंट भरने पड़ेंगे? हाँ बेटा, ऐसा थोड़ी कागज फाड़ के फेंक दिया और पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। आपने अगर रिकॉर्ड किया है तो उसको प्रॉपर वे से कैंसिल करना पड़ेगा। क्या होगा, सेम थिंग हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। नेम ऑफ द पार्टी, उसका एड्रेस, किस डेट को इशू हुआ था उसकी बात होगी। अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड इसकी बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स से था, सर्विस से था, उसका रेट था। सर ये तो वही सब पहले वाली बातें चल रही हैं। हाँ बेटा, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना टैक्स था, हम उसकी बात करेंगे। जो भी हमको गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्स पे करना है। देन नंबर एंड डेट ऑफ रिसिट वाउचर, क्योंकि किसके लिंक में है, ये लिंक में है रिसीट वाउचर के। तो जब ये रिसीट वाउचर के लिंकअप में है तो हमें रिसीट वाउचर, जो कि हमने यहाँ पहले ऊपर पढ़ा था रिसीट वाउचर के बारे में, तो ये उसी रिसीट वाउचर को कैंसिल कर रहा है। तो इस रिसीट वाउचर पे जो नंबर और डेट डाली थी वो आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के ही साथ में ही तो इसको लगा के आप कैंसिल करेंगे। आफ्टर देन, तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, क्योंकि नेम एड्रेस था, वही सारी चीजें यहाँ पर यूज होंगी इसको कैंसिल करने के लिए। देन सीरियल नंबर था हर एक पे, तो इसकी भी एक बुक अलग होगी, तो इसकी बुक में भी इन्हीं सब चीजों को फॉलो किया जाएगा। फाइनेंशियल में घबराने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर पॉइंट है उन्हीं से ही आपको नीचे के पॉइंट बन जाते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ जरूरी था, यहाँ पर भी देखो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो एक टिन नंबर होगा, उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। आफ्टर देन रिवर्स चार्ज के लिए, तो पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे बस यही समझना था कि क्या हमारे लिए रिफंड वाउचर हैं और किस कंडीशन में हम रिफंड वाउचर को यूज करते हैं, और रिसिप्ट वाउचर क्या है, और एडवांस पेमेंट में किनको हम एग्जम्पशन देते हैं। ये एक ओवरऑल कंडीशंस हो गई जिसके लिए हम लोग बात करते हैं।
देन आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं के लिए कि इसी की और भी कंटेंट्स क्या। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोग को ध्यान देखने हैं। यहाँ देखिए, नंबर वन की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। इफ जीएसटी रेट एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट इज हायर and then reduced subsequently by the time raising of invoice, then differential rate can be adjusted at the time of invoice if supply occurred post the reduction in the tax rate। ये अपने आप में क्लियर है कि अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसमें कि पहले ज़्यादा टैक्स ले, सर क्या मतलब, सपोज करिए कि पहले जो है एडवांस लिया तो वो 12% पे था, और टाइम क्योंकि अलग है, ये एडवांस का समय था, जब ओरिजिनली आपने इनवाइस बनाया तो उस टैक्स रेट में डिफरेंस आ गया और वो अगर 8% का हो गया, तो सर अब क्या करेंगे, तो हमें इसको एडजस्ट करना होता है। पॉइंट नंबर ये कहता है। पॉइंट नंबर टू है, इफ देयर इज नो क्लियरिटी एट द rate percentage at the time of paying advance, then 18% is to be considered at the rate as per the rule 50। कभी कभी कहीं, क्योंकि बेटा जीएसटी नए पोजीशन में है, बर्थ की स्टेज थी, बढ़ रहा है, कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर रेट स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन हो पाए, तो इसके लिए हम एक जनरल रेट ले लेते हैं 18%। देन पॉइंट नंबर थर्ड, if the nature of supply not determinable at the time of the payment of advance, नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पा रही है, तो भी इस पे रूल नंबर 50 लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। 2017 में एग्जम्पशन की लिस्ट आई हुई है, ऑन एडवांसेज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंपोजिशन, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आफ्टर देन ये फिर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इतनी आपको कोई गहरान में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या हम फिर इसको नहीं पढ़ें। बेटा इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, मेन एस्पेक्ट जो कंसीडर करने थे वो मैंने आपको इसके रिलेशन में बता दिए, ठीक है। नहीं सर मगर ये जो और टर्म है बेटा, ये सब चैप्टर से रिगार्डिंग दे रखा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और इसकी आपको स्पेसिफिक वे से कोई खास ज़रूरत जो है वो बेटा नहीं पड़ेगी। अब हम लोग थोड़ा सा बस पॉइंट बचा है, घबराने की जरूरत नहीं, जरा सा है, काफी हद तक का जो कवर अप कर चुके हैं। एक ये लास्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहा था मैं, एडवांस पेमेंट एंट्रीज, जो पेमेंट की एंट्रीज है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसका असर जीएसटीआर, तो जीएसटीआर रिटर्न जो है उसके रिलेशन में देख लीजिए। तो ये जीएसटीआर वन बस आपको ध्यान देखना है, बाकी कुछ नहीं। कंटेंट डिटेल ऑफ एडवांस पेमेंट एंड द सेम इज ब्रीफ्ड, तो क्या चीजें रहती हैं देखिए। डिटेल ऑफ एडवांस, सर इसका हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसका मतलब है आप रिटर्न करोगे कि नहीं फाइल करोगे। अब रिटर्न अगर फाइल करना और 6 महीने बाद अगर आप एडवांस दे रहे हो, बीच में रिटर्न की डेट आ गई, तो उस रिकॉर्डिंग को आपको शो करना पड़ेगा रिटर्न में कि नहीं। तो ये उसी की बात हो रही है, उस रिकॉर्डिंग को हम जब शो करते हैं कि हमारे पास जो बिल है, तो डिटेल ऑफ एडवांसेस विच हैज बीन रिसीव्ड in the current tax period by a registered person for which invoice has not been issued। देखो इनवाइस नहीं इशू है, क्लियर है कि एडवांस से रिलेटेड रेगुलेशन की बात हो रहा है। टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, सीरियल नंबर, सब जरूरत नहीं सीरियल नंबर। देन डिटेल ऑफ बोथ इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न के टाइम पर देनी होती है। दूसरी बात, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस which had been received in earlier tax period which has been adjusted against the supply being shown in the current tax period need to be provided। डिटेल ऑफ बोथ, सर इसका क्या मतलब है, सेकंड थोड़ा टिपिकल लग रहा है, आपके दिमाग में बात आती है। तो बेटा जो डिटेल ऑफ एडवांसेस है वो अर्लियर टैक्स पीरियड का मतलब है प्रीवियस टाइम का। तो जब भी हम सेटलमेंट करते हैं तो जो प्रीवियस टाइम का पीरियड होता है उसको हम सप्लाई के अगेंस्ट में एडजस्ट भी तो करते हैं करंट टैक्स पीरियड के लिए। तो आपने ऑलरेडी तो रिकॉर्ड कर लिया, टैक्स पे कर लिया। थोड़ा इसको ऐसे समझिए, आपने 10,000 के गुड्स जो हैं वो मान लीजिए कि सेल करने थे, इस 10,000 गुड्स के अगेंस्ट में 2,000 रुपीज जो है वो आपने एज ए एडवांस ले लिए। तो हम एडवांस पेमेंट की तो बात कर रहे हैं, आपने एडवांस ले लिया। बाकी 8,000 रुपीज जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपने सेल के टाइम पर ले लिए। अब इसी ही समय में बीच में आपके रिटर्न का पीरियड आ गया, ठीक। और रिटर्न जब होगा
तो उसमें आपको इसको रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। अब जब रिटर्न में रिकॉर्ड में लाएंगे तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि हमें उस रिटर्न में इस कंटेंट को सबको शो करना पड़ता है। इसके बाद में जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब जब आप फाइनल गुड्स की डिलीवरी करते हैं और फाइनल गुड्स में कुछ एडिशनल भी कंटेंट हो गया और टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो उस सेटलमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो फाइनली आपको पेमेंट ऑफ एडवांसेस के केस में सिर्फ क्या ध्यान देना है, एक तो मैंने आपको बताया कि वाउचर्स ध्यान दीजिए। किस समय वाउचर ध्यान देंगे, जब हम एडवांस रिसीव करते हैं तो रिसीट वाउचर हो जाएगा, जिसके बेस पे सारी रिकॉर्डिंग होगी। एक पॉइंट बस ये ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, गुड्स क्योंकि अगर नहीं डिलीवर किए तो रिफंड वाउचर हमें ध्यान देना है। और जब हम रिफंड वाउचर की बात करें या रिसीट वाउचर की बात करें, तो इसके रिलेशन में इसका फॉर्मेट ध्यान देना है। अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे इसके फॉर्मेट अलग अलग तरीके से दिए हैं, मगर कंटेंट सब एक ही है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि इस जगह का देखिए जो फॉर्मेट है उसमें इतने कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन तक दे रखे हैं। तो कंटेंट सब वही हैं, सिर्फ अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इनको प्रेजेंट करने की बात है। तो आपका आंसर रिसिट वाउचर का इसी तरीके से इंक्रीज कर जाएगा। इन्हीं सब पॉइंट्स को आप सीक्वेंस में दे देंगे और इसके अगेंस्ट में जब आप डेवलप करोगे रिफंड वाउचर, तो वहां पर आप रिफंड वाउचर के भी सेगमेंट को ध्यान से देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा गया है सारे कंटेंट को। इतना पोर्शन आपका जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट का सिलेबस का है। आपका अब यूनिट नंबर 1 जीएसटी पे कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।